सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह पूनिया जी का साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ होता है और देश विदेश से जुड़ी हुई खबरों पर बात चर्चा हम उनके साथ करते हैं। सबसे पहले पूनिया जी को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर एक एक करके खबरों की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। स्वागत है पूनिया। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। शुरुआत करें खबरों की तो सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा की बात कर लेते हैं। आखिरी सत्र था आज, आखिरी दिन था आज इस सत्र का, वो खत्म हो गया है। आज की बात अगर करें तो सिर्फ 1 मिनट के लिए लोकसभा चली और राज्यसभा 1 घंटे तक चली। कैसे देखते हैं इस पूरे सत्र को? अगर देखना हो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से तो कैसा रहा ये वाला सत्र? देखिए गुरप्रीत, अगर प्रोडक्टिविटी के लिहाज से आप देखेंगे तो ये आपको मानना पड़ेगा कि ये जो सेशन है इस बार का मानसून सेशन, ये वॉश आउट जैसा ही स्थिति है, वॉश आउट ही हुआ है। वॉश आउट का मतलब होता है कि कुछ खास चला नहीं सेशन। खैर, लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और पूरी कैबिनेट और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद थे। स्पीकर ओम बिरला ने वंदे मातरम गान के बाद सदन की जो कार्रवाई थी वो स्थगित कर दी। वहीं राज्यसभा में आखिरी दिन एमएमडीआर संशोधन बिल पास हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में उनके कार्यक्रम के बाद शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया। हालांकि इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे। तो खैर, इधर विपक्षी सांसद जो अपोजिशन पार्टियों के जो सांसद थे वो आज संसद में एक बंदर जैसा खिलौना लेकर पहुंचे थे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उसमें जो पॉपुलर नारा हम देख रहे थे वो यही देख रहे थे कि 56 इंच का छोटा बंदर कब कब पहुंचेगा संसद के अंदर। तो ये नारा लगाया गया। और लोकसभा अब टोटल आप देखेंगे तो इस सेशन में 114 घंटे होने चाहिए थे, लेकिन 96 घंटे काम नहीं हुआ, यानी कि 96 घंटे सस्पेंड रही है। तो कुल 19 बैठकें हुई। और बात करें तो तकरीबन 17 घंटे के आसपास ही ये जो सेशन है चला है। और 96 घंटे 30 मिनट कम कार्रवाई हुई, कम कामकाज हुआ। तो ये दिखाता है कि एफिशिएंसी के लेवल पे तो इसको आप वॉश आउट कह सकते हैं कि सेशन वॉश आउट हुआ है। और लगातार धरने प्रदर्शनों में ही ये जो सांसद है, ये जो पार्लियामेंट है ये निकली है। तो खैर, किरण रिजिजू जो कि पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो कह रहे थे कि सरकार सत्ता चाहती है और विपक्ष बहस से भाग रहा था। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दिल्ली में जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और जो पैलेट गन चली उसको लेकर भागते हुए दिखाई दिए। गुरप्रीत, आपकी आवाज में थोड़ा व्यवधान। जी, जी। आगे बढ़े हैं अगली खबर की ओर तो बात यूपी की करते हैं। यूपी में महिलाओं को 50-50 हज़ार मिल सकते हैं। चुनाव से पहले 20,000 फिर 10-10 हज़ार करके 3 किश्तें देने की तैयारी चल रही है। ये अभी चुनावों के पास आकर ऐसी फ्रीबीज़ देना ज़्यादा ही आम नहीं हो गया? पहले जो लोग कहते थे कि ये फ्रीबीज़ हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, अभी वही सबसे आगे हैं इसमें। देखिए गुरप्रीत, खासकर महिला वोटर्स जी। को लुभाने का जो ये सिलसिला है, ये आपको ध्यान हो कि 2023 में मध्य प्रदेश से चला, जहां पर लाड़की बहन योजना नाम से शिवराज चौहान, जो कि उस समय मौके के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लाड़की बहन योजना के तहत ये सब करने की कोशिश की। और उसमें वो अपने आप को मामा बोलते थे और उसमें उन्होंने वोटें हासिल की। हालांकि बाद में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, मुख्यमंत्री मोहन यादव को बना दिया बीजेपी ने। सेम विद महाराष्ट्र में ऐसा हुआ। बिहार के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपए खाते में डाले नीतीश कुमार ने, तो वो हमें देखने को मिला। पंजाब में आप देखिए देखिए 1,000 रुपए और 1,500 रुपए महिलाओं के खाते में देने की बात है। सेम अब उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक साथ बड़ा अमाउंट देने की बात है। 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात है। चुनाव से पहले 20,000 की पहली किस्त दी जाएगी। चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनने पर
10-10 हज़ार की 3 किस्तें दी जाएँगी। तो इस योजना को लेकर वहाँ पर मंथन चल रहा है और जनवरी-फरवरी में आपको पता है कि पंजाब के साथ ही उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं। तो ख़ैर 10-10 हज़ार रुपए जो बिहार में ठीक चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में भेजे थे, तो बिहार में उसका फ़ायदा एनडीए को हुआ था। हालाँकि नीतीश कुमार के साथ भी वही हुआ जो शिवराज चौहान के साथ हुआ। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पैसे तो उन्होंने भेजे और जब सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री पद से उनको हटा दिया गया और उनकी जगह सम्राट चौधरी को बना दिया गया। ठीक उत्तर प्रदेश में भी ये स्कीम लाने जा रहे हैं, तो ख़ैर देखते हैं कि क्या बनेगा। लेकिन हाँ, जैसे आपने फ्रीबीज़ का मामला उठाया। देखिए गुरप्रीत, स्थिति बहुत नाज़ुक है और जैसा हम कई बार बात कर चुके हैं कि भारत में के शेप इकोनॉमिक रिकवरी रही है पिछले कुछ सालों में। और के शेप इकोनॉमिक रिकवरी का आप अगर मॉडल देखेंगे तो के का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो उसमें अमीर और अमीर होता जाता है और के का जो निचला डंडा है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि गरीब होते जा रहे हैं। भारत में पिछले कुछ साल से आप देख रहे हैं तो एक सेक्शन है, खासकर मज़दूर या फिर श्रमिक या फिर ऐसा सेक्शन जो सर्विस सेक्टर में है, उसकी तनख्वाहें, उसका रोज़गार, उसकी पगार नहीं बढ़ी है। तो ख़ैर वो एक अलग किस्म के क्राइसिस में जी रहा है, इसलिए उसको कुछ भी राहत मिलती है तो उसको बहुत बड़ी राहत मिलती है, लगती है वो। तो ख़ैर उत्तर प्रदेश आपको पता है कि किस स्थिति से गुज़रता है, कितनी ज़्यादा पलायन वहाँ से होता है, लोगों को रोज़ी-रोटी के लिए कहाँ-कहाँ पलायन करने पड़ते हैं। तो वहाँ पर अगर महिलाओं को 30,000 रुपए दिए जाएँगे तो मुझे 20,000 रुपए ल दिए जाएँगे चुनाव से पहले, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हाँ, वोट बैंक कहीं न कहीं शिफ्ट होगा और गेम चेंजर हो सकती है महिलाओं की योजना वहाँ पर भी। लेकिन सवाल तो उठते हैं कि चुनाव आयोग ऐसे मामलों में कहाँ सोता रहता है कि चुनाव इलेक्शन ईयर में ये सब घोषणाएँ सूबों के मुख्यमंत्री लेकर आते हैं और वहाँ पर दोबारा सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। ख़ैर पंजाब में भी इसके ऊपर बड़ी बात हो रही है कि जो महिलाओं को हज़ार-हज़ार और 1500-1500 रुपए दिए गए हैं, उसका असर इलेक्शन पे किस तरीके का पड़ेगा, इसके ऊपर भी बहुत सारी बातचीत हमें देखने को मिल रही हैं। जी। और इससे आगे बढ़े तो एक आदिवासी स्कूल में बिस्तर ना होने की वजह से ज़मीन पर सो रही छात्राएँ साँप ने काट ली, उसके बाद मौत भी हुई है कुछ की, ये कहाँ का है सारा मामला? ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले का मामला है और यहाँ पर एक ट्राइबल्स का रेजिडेंशियल स्कूल था, जलपताई गाँव है और यहाँ पर 6 छात्राओं को साँप ने काटा था। इसमें 8 साल की, एक 12 साल की, एक 14 साल की 3 छात्राओं की मौत हो चुकी है और 3 छात्राएँ गंभीर हालत में इलाजरत हैं। बताया गया कि बिस्तरों की कमी के चलते बच्चे ज़मीन पर चटाई बिछाकर सोया करते थे। घटना के बाद जो मुख्यमंत्री फडणवीस हैं, उन्होंने स्कूल का लाइसेंस रद्द करने के आदेश दिए हैं। खैर लाइसेंस रद्द करें या कुछ भी करें, आपका एक रेज़िडेंशियल स्कूल है, सरकार चला रही है, सरकारी सहायता प्राप्त, उसमें ये घटनाक्रम हो जा रहा है, तो आपको सोचना चाहिए और कितना शर्मसार करने वाला घटनाक्रम है। इसमें मौके पे ही 3 लड़कियों की डेथ हो गई और 3 अभी गंभीर तौर पर अस्पताल में भर्ती हैं, वो भी बचेंगी या नहीं बचेंगी। आपके पास मतलब आप फ्रीबीज़ की जैसे आप बात कर रहे थे कि 20-20 हज़ार रुपए महिलाओं को देने की तो बात करते हो, लेकिन जो लड़कियाँ, छोटी बच्चियाँ हैं, उनके स्कूल्स के लिए आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उनके हॉस्टल्स में बेड तक आप प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, उनको चटाई बिछा के धरती पे सोना पड़ रहा है। तो ख़ैर साँप की जो ये घटना है, इससे बहुत ऐसे उस इलाके में मैं देख रहा था कि गढ़चिरौली जिले में काफ़ी आक्रोश था आदिवासियों के बीच में और काफ़ी वहाँ पर लोगों ने इसको लेकर हंगामा भी किया और जो साँप की पहचान है कॉमन क्रेट के रूप में हुई है, जिसे पकड़कर हालाँकि बाद में मार दिया गया है। लेकिन उस हॉल में सो रही 15 अन्य छात्राएँ भी सदमे में हैं। तो ख़ैर बड़ी गंभीर घटना है और इसको लेकर वहाँ पर आदिवासी अभी आंदोलनरत हैं कि उन बच्चियों को न्याय दिया जाए। सरकार कह रही है कि हम 5-5 लाख रुपए उन मृत छात्राओं के परिवार को सहायता देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिनके घरों से बच्चियाँ गई हैं, वो 5-5 लाख से उनको क्या ही होगा? मतलब इसका समझ ही नहीं आ रहा कि इसको कैसे ये इंडिया की बहुत ब्लैक इमेज है, जिसको आप देखते हैं कि गरीब आदिवासी इलाकों में आज भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और वहाँ पर बच्चियों की मौत एक रेज़िडेंशियल स्कूल में सिर्फ़ इसलिए हो जा रही है कि वहाँ पर बिस्तर नहीं थे। जी।
इससे आगे बढ़े तो लाल किला धमाका अल-कायदा ने करवाया था। ये किसकी रिपोर्ट है और कितनी सच्ची है? देखिए, 2 रिपोर्टें हैं। एक तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट है। 38वीं रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 10 नवंबर 2025 को की शाम को लाल किले के पास जो धमाके हुए थे, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल भी हुए थे, उसको अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक्यूआईएस ने करवाया था और इस धमाके का अंजाम दिया था। एक्यूआईएस अब छोटे-छोटे सेल के ज़रिए काम कर रहा है। उसने अपना लॉजिस्टिक फाइनेंशियल नेटवर्क भी तैयार कर लिया है। यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो 37वीं रिपोर्ट थी, उसमें एक सदस्य देश ने इस हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ बताया था। खैर, 38वीं इस रिपोर्ट में अल-कायदा का ज़िक्र है। एनआईए की चार्जशीट में भी ये दावा किया गया था कि इससे जुड़े हुए आरोपी एक्यूआईएस अल-कायदा से जुड़े हुए हैं। एक्यूआईएस आपको पता है, अल-कायदा बांग्लादेश में भी अपने आतंकी सेल बनाने की कोशिश कर रहा है। रासायनिक और जैविक हथियार बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। और आईएसआईएल जो है अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट लंबे समय से ऐसे जहरीले रासायनिक और जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि अब तक वे इसमें पूरी तरीके से सफल भी नहीं हो पाए हैं। खैर, इन्वेड नाम की एक अंग्रेजी पत्रिका में फरवरी में आईएसआईएल से जुड़ी हुई चीजें भी छपी थी, बोटुनिकल टॉक्सिन और साइनाइड जैसे जहरीले हथियारों के बारे में। तो खैर, भारत में ये माना जाता है कि साउथ एशिया में एक्यूआईएस 2014 में बना था और 2014 के बाद लगातार सक्रिय है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसका नेटवर्क है और अमेरिकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के मुताबिक एक्यूआईएस फिलहाल मुख्य रूप से अफगानिस्तान में सक्रिय है, जबकि इसके नेटवर्क की गतिविधियां पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में भी बताई जाती हैं। जी, इससे आगे बढ़े तो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि देश में लोगों को बोलने से रोका जा रहा है। ये तो वैसे लुकी-छिपी बात है ही नहीं। देखिए, ये एक रचनात्मक कांग्रेस नाम से इन्होंने एक चीज़ बनाई है, रचनात्मक कांग्रेस प्रकोष्ठ। तो इसमें ये कह रहे हैं कि हमने बुद्धिजीवी और लेखक और ऐसे-ऐसे लोगों को शामिल किया हैं जो रचनात्मक कार्य करते हैं, यानी कि आर्टिस्ट किस्म के जो काम करते हैं। उनके एक सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने बोला है कि देश में एकता बनाए रखना ही कांग्रेस की सोच है। हमें एक एक ऐसे देश का निर्माण करना है जो प्रगतिशील हो, प्रोग्रेसिव हो और जहाँ लोग सशक्त हों। राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी कोशिश सरकार को परेशान कर सकती है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी रात में सो नहीं पाते। खैर, इसके अलावा मतलब उनका ये 2 दिन का अधिवेशन हुआ है। इसमें सामाजिक संगठनों के लोग, कार्यकर्ता, शिक्षाविद, अकादमिक जगत के लोग, कलाकार, समुदाय, कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये सब बैठे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल रहे हैं। और उन्होंने मेन जो मुद्दा रखा है वो यही रखा है कि सेंसरशिप है भारत में, लोगों को बोलने से रोका जा रहा है। तो आप समझिए कि सारा जिसको मार्क्सिस्ट लैंग्वेज में आप पेटी बुर्जुआ सेक्शन बोलते हैं, जो कि डॉक्टर, वकील, पत्रकार, लेखक, प्रोफेसर, इस किस्म का जो सेक्शन होता है, वही अपने आप को क्रिएटिव होने का दावा भी करता है। वही सारा सेक्शन मौजूद था और उसमें आपको पता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बड़ा इशू रहता ही है। तो उसी को ही राहुल गांधी ने एम्प्लीफाई करने की कोशिश की। जी, इससे आगे बढ़े तो साबका सीएम डिप्टी सीएम सुखबीर बादल के ऊपर एक गुरुद्वारा साहिब के अंदर नंदेड़ साहब में वो थे महाराष्ट्र में, वहाँ पर हमला हुआ है। देखिए, आपको ध्यान हो कि 2024 में भी उनके ऊपर फायरिंग हुई थी, जब वो पूरा जो मामला था, दिसंबर 2024 का आपको ध्यान हो, जब उनको दोषी ठहराया गया था श्री अकाल तख्त साहिब से। तो उसके बाद जब वो अपनी सजा भोग रहे थे, तब उनके ऊपर हमला हुआ था। बंदूक से हमला हुआ था, हालांकि वो बच गए थे। अब जो मामला है ये महाराष्ट्र से है, नांदेड़ में। वहाँ पर श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल वहाँ गए हुए थे और वहाँ पर ये हमला हुआ है। गुरुद्वारा माता साहिब कौर में एक निहंग ने उनके ऊपर कृपाण से हमला किया है। बादल के हाथ में चोट लगी है। ये जो घटना है तकरीबन दोपहर में 1:50 पे हुई है। आरोपी निहंग जसपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुखबीर बादल परिवार के साथ नांदेड़ के गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे थे। हमले के बाद उन्हें
यशो साई अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नरेंद्र मोदी ने भी सुखबीर बादल की सांसद पत्नी हरसिमरत कौर बादल को फोन कर सुखबीर बादल का हाल जाना है। सुखबीर बादल पर 4 दिसंबर 2024 को भी हमला हुआ था, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जब वो अपनी धार्मिक सजा भुगत रहे थे। तो खैर जो ये हमला हुआ है, इस पे अभी कोई ठोस कारण तो पता नहीं चल पाया है। घटना से जुड़े हुए सीसीटीवी और संदिग्धों से जानकारियां जुटाई जा रही हैं। सुरक्षाकर्मी जो उनके थे संतोष हेगड़े, उन्होंने हमलावर को रोकने की का प्रयास भी किया और उसमें वो उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी घायल हुए हैं। खैर डिप्टी सीएम ने सुरक्षा की चूक मानी है, ये सिक्योरिटी में चूक हुई है। वहाँ के जो नांदेड़ के कलेक्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए बताया है कि बादल के हाथ पर 5 सेंटीमीटर का कट लगा हुआ है और अब उनको अस्पताल में उनका इलाज करवा के वो वापस चले गए हैं। तो खैर इस बीच ये एक वीडियो में ये भी कहा गया कि जिन्होंने हमला किया उसको बाद में सम्मानित भी किया गया है। मौके मौके पर एक पुलिस वाला भी मौजूद है। हालांकि बाद में उस जसपाल सिंह नियंग को गिरफ्तार करके ले जाया गया। तो वह जसपाल सिंह जो हैं वो पुणे के रहने वाले हैं और 2 साल से गुरुद्वारे में सेवा कर रहे थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जी। और ये हल्द्वानी में शुद्धिकरण का क्या पूरा मामला है, जिस पर खड़गे बयान दे रहे हैं बीजेपी के खिलाफ? आपको पता हो कि हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे और वहाँ पर आपको पता हो कि उन्होंने भाषण दिया था। जिस जगह पे मंच बना हुआ था जहाँ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण दिया था एक जनसभा में, उस मंच को वहाँ के कुछ जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स करने वाले जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने उसको पवित्र किया, उसके ऊपर हवन किया और कहा कि शुद्ध किया हमने। अब देखिए आपको पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो दलित बैकग्राउंड से आते हैं। आज उन्होंने राज्यसभा में भी उसी इमोशनल एक बात से कही। उन्होंने कहा कि मैं दलित हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को दलित नेता के तौर पे पेश नहीं किया है, ना मैं गिड़गिड़ाया हूँ कि मैं दलित हूँ। लेकिन जो उत्तराखंड में हुआ है वो बर्दाश्त से बाहर है। खड़गे ने कहा कि वो सालों से संसद में है, लेकिन कभी किसी के आगे अपनी रक्षा के लिए गिड़गिड़ाए नहीं है। उन्होंने मांग की है कि हल्द्वानी में मंच का शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो जो उनकी डिमांड है वो तो सही है कि मतलब एक दलित लीडर अगर किसी जगह पे जाके कोई मतलब मंच से अपनी बात रखता है, तो आप उसके उसके स्टेज पे जाके आप फिर शुद्धिकरण कर रहे हैं, कह रहे कि अरे तो अछूत आया था, एक अनटचेबल आया था, उसने इस जगह को अपवित्र कर दिया। तो ये जो मानसिकता है मनुष्य मृत्यु वाली या फिर घटिया जो सोच है, ये तो फिर अभी भी 21वीं सदी में भी जारी है, जबकि संविधान ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बिल्कुल बैन कर रखा और उसको एक क्राइम माना जाता है, उसके ऊपर सजा होती है, जेल होती है। तो फिर मेरे को लगता है कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन, राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ये हो सकता है, तो आम दलित के साथ क्या ही होता होगा। मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। इससे पहले आपको पता हो कि ऐसा ही दुर्व्यवहार अखिलेश यादव के साथ भी हो सकता है, जब वो जब उत्तर प्रदेश में जब वो एक जगह पे गए थे, तो उन्होंने एक मूर्ति को माल्यार्पण किया था। तो बाद जी, में जी। हिंदुत्व के कार्यकर्ताओं ने कहा कि क्योंकि वो पिछड़ा समाज से आते हैं अखिलेश यादव, कि देखो ये तो पिछड़े भी मंदिरों में चढ़ने लगे और बाद में उसको भी गंगा जल से धोया था। तो ये बड़ा बड़ा अजीब है। बीजेपी बहुत अपनी गंदी सोच का जो परिचय वो देने लगती है। जी। देखिए मतलब आपको बताएं कि पूरा जो आंदोलन है, पूरा ये मामला है शुद्धिकरण वाला, इसके इसके इसमें साफ तौर पर जातिगत जो भावना है वो छिपी हुई है कि आप एक बिल्कुल। सेक्शन को आप ये मानते हैं कि वो जहाँ पे भी जाएगा वो आप पवित्र कर देगा चीजों को। तो आपकी सोच देखिए कि कितनी ज्यादा घटिया है। ऐसे लोगों को जेल में होना ही चाहिए, वो समाज में रखने लायक नहीं है। बिल्कुल, जी। इससे आगे बढ़े तो उधर मांड के ऊपर जो बीते दिनों हरियाणा के अंदर हमला हुआ था, उसको लेकर आज भी खासा हंगामा देखने को मिला। जीडी रोड जाम हो गया, सुबह तक के गोले फेंके गए पुलिस की तरफ से।
देखिए अम्बाला का ये मामला है और अम्बाला में जीटी रोड जो है एनएच 44 जिसको कहा जाता है। जीटी रोड पे अम्बाला में जग्गी सिटी सेंटर के पास ये जाम लगाया गया और 1 बजे वहाँ पर भीड़ जुटी। पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी लेकिन जो संगत थी उसने बैरिकेड को तोड़ दिया। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इसके बावजूद वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रालियाँ खड़ी करके लोगों ने जाम किया। अम्बाला रेंज के आईजी पंकज नैन और जो वहाँ के एसपी थे वो प्रदर्शनकारियों को समझाने भी पहुँचे लेकिन शाम 7 बजे तक अभी जो लेटेस्ट है तब तक जो जाम है वो नहीं खुल सका है, रोड नहीं खुल सका है। जो संगत इकट्ठा हुई है उसकी 2 माँगे हैं। एक तो ये कि इंटरनेशनल जो एंटी खालिस्तान टेररिस्ट फ्रंट है गुरसिमरन मंड का और उसके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, मंड के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। दूसरी मंड पर हमले के आरोप में गिरफ्तार 2 लोगों की रिहाई हो। खैर 7 अगस्त की पूरा घटनाक्रम आपको ध्यान हो कि वाई प्लस सिक्योरिटी के साथ श्री पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे थे मंड। वहाँ पर हरियाणा की जो सिख संगत है उन्होंने उनको प्रसाद दे दिया था। मंड की जो गाड़ी है उसने संगत को टक्कर मार दी। उसके बाद उन्होंने जो वहाँ पर सिख संगत थी उसके साथ बदतमीजी करी। उसी के कारण जो हरियाणा के जो सिख थे वो भड़के और उन्होंने फिर बढ़िया प्रसाद मंड को दिया। खैर अभी भी जो गुरसिमरन मंड है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको पता है कि लुधियाना अपने घर में लेटकर वो बड़े घटिया-घटिया इंटरव्यू दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हरियाणा वालों ने थोड़ी बहुत कसर छोड़ दी है उनकी। तो खैर सिख जत्थेबंदियों का आरोप है कि मंड की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया जबकि मंड के खिलाफ दी गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको आपको ध्यान हो कि मंड की इनोवा गाड़ी ने वहाँ पर एक व्यक्ति के पैर पे गाड़ी चढ़ा दी थी और उस व्यक्ति का पैर टूटा हुआ तो मारने की कोशिश मंड ने की थी पहले। तो उस एफआईआर तो उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। तो खैर ये पूरा घटनाक्रम आज रहा। जी। आगे बढ़ें तो हरभजन सिंह भज्जी जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा गए थे, उसके बाद बीजेपी में जॉइन कर लिया उन्होंने। अभी उन्होंने ये सारी वजह बताई है अपनी क्यों मुझे उधर जाना पड़ा। देखिए एक इंटरव्यू दिया उन्होंने। उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत की है जब उन्होंने कहा कि जब भगवंत मान ने उन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए कहा था तब उनका मकसद राज्यसभा में जाकर खेलों से जुड़े मुद्दे उठाना था। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि वे राजनीति पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये उनका काम नहीं है। मैं जिस काम के लिए आम आदमी भजन ने कहा कि मैं जिस काम के लिए आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ था वो वह हो नहीं रहा था। अगर मेरे सुझाए रास्ते पर छोटा-सा कदम उठाया जाता तो मैं पार्टी नहीं छोड़ता, लेकिन पार्टी में शामिल होने का मेरा मूल मकसद ही पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी क्योंकि मेरे सुझावों पर कोई प्रतिक्रिया तक नहीं मिल रही थी। तो आपको पता है कि 6 राज्यसभा के जो 6 सांसद थे पंजाब से वो जॉइन कर गए थे बीजेपी। गद्दार भी उनके घर के बाहर लिखा गया। हालाँकि अब वो कारण कोई भी बताएँ, आपको पता ही है कि किस वजह से वो शामिल हुए हैं बीजेपी में, उनके ऊपर जिस किस्म का दबाव बनाया गया। तो इस्तेमाल से बीजेपी ने खूब सारे सांसदों को पिछले दिनों तोड़ा है, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर अब यहाँ पंजाब हो। तो ख़ैर देखते हैं कि बंगाल में भी तोड़ा है। तीनों ही सूबे हालाँकि अपने आप को, आपको पता है ना, आइडियोलॉजिकल होने का क्लेम करते हैं। बंगाल भी अपने आप को ये मानता है कि हम बहुत वैचारिक सूबा हैं। महाराष्ट्र भी ये मानता है कि हमारे यहाँ पर तो बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए हैं और अपने आप को ठीक-ठाक महाराष्ट्र भी आइडियोलॉजिकल पेश करता है और पंजाब भी अपने आप को ठीक-ठाक आइडियोलॉजिकल सूबा पेश करता है कि हमारे यहाँ तो पूरा ट्रेडिशन रहा है पॉलिटिकल चीज़ों का पिछले 150 साल से। तो तीनों ही सूबों से बीजेपी ने सांसद तोड़े, तो आप सोचिए कि तीनों सूबों की जो एलीट क्लास है, वो कितनी ढीली-ढाली है। ठीक है, आप अपने आप को कुछ भी क्लेम करते रहें, पर सच्चाई ये है कि आपकी जो एलीट क्लास है, वो इतनी डरपोक है कि जैसे ही बीजेपी उनको डराने की कोशिश करती है, तुरंत वो बीजेपी में भाग जाते हैं। बिल्कुल। और उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी के एक मंत्री हरपाल चीमा के 3 दोस्तों की मौत हो गई है, बड़ी दर्दनाक मौत हुई है। देखिए लुधियाना में जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं हरपाल चिम्बा, उनके 3 करीबी दोस्तों की मौत हुई है, जबकि 2 साथी घायल हैं। 5 लोग नकोदर से कार में सवार होकर दिड़बा आ रहे थे। जगराओं के करीब 12 किलोमीटर दूर रायकोट के पास गाँव बसिया के पास ये कार अचानक बेकाबू हो गई और सीधी छप्पड़ में जा गिरी। कार इतनी तेज़ी से पानी में समाई कि किसी को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। मृतकों में आम आदमी पार्टी के नेता बलकार सिंह, विशाल और संदीप शामिल हैं।
मृतक संदीप के मामा शेर सिंह ने कहा है कि उन्हें रात को फोन किया तो उन्होंने कहा कि माथा टेक कर आ रहे हैं। तो खैर जालंधर के पास एक्सीडेंट हुआ और उनको जालंधर करीब 40 किलोमीटर पड़ता है, वहां पर पहुंचे। पटियाला जो मृतक संदीप हैं वो पटियाला में आम आदमी पार्टी की यूथ विंग का प्रधान बताया जा रहा है, जबकि जो बलकार हैं वो पंचायत सदस्य हैं, विशाल बिजनेसमैन है और ये तीनों के तीनों हरपाल सिंह चीमा के करीबी बताए जा रहे हैं। तो हरपाल सिंह चीमा भी वहां पर पहुंचे हुए थे, के जो ओएसडी हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे और हरपाल चीमा के ओएसडी तपिंदर सिंह सोई ने भी इसके बारे में कहा कि बहुत दुखद घटना है और उनके 3 साथियों की मौत हो गई। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।